हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल गाइस। तो आज का टॉपिक क्या है आज का टॉपिक हाउ टू स्टडी मैथ्स कैसे पढ़ेंगे हम फॉर क्लास 10th। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और यहाँ समझेंगे कि हमें मैथ्स पढ़ना कैसे चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रीडिंग लगाते हैं मैथ की। ठीक है, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और वो मैथ्स की रीडिंग लगाते हैं तो अपने कमेंट सेक्शन में प्रेजेंट सर जरूर बोलिए। ठीक है, अच्छा, रीडिंग नहीं करनी बेटा, है ना, रीडिंग नहीं करनी, बहुत बड़ा दुश्मन है ये। इसको पढ़ने से, मैथ्स को पढ़ने से कुछ भी नहीं होने वाला। आपके पास एक पेपर होना चाहिए, पेपर हो, कॉपी हो, रजिस्टर हो, एनीथिंग, है ना, पेन होनी चाहिए। ये दोनों क्या है, ये दोनों फ्रेंड्स हैं मैथ्स के, है ना, मैथ्स के फ्रेंड हैं ये। तो पेन और पेपर जरूरी होना चाहिए। ये पेन और पेपर पे आपको मैथ्स क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्या करनी है, मैथ्स की प्रैक्टिस। मैथ्स में रीडिंग कुछ नहीं होती, प्रैक्टिस ही सारी चीज़ें होती हैं। प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है, आप बहुत बार ऐसी चीज़ें देखेंगे कि कुछ ऐसी सिली मिस्टेक्स होती हैं जो हम करते हैं पेपर में, जो हमें नहीं करनी चाहिए। जब हम पेपर में करके आ जाते हैं तो बाद में हमें समझ में आता है कि अरे यार वो मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो मिस्टेक हुई क्यों, क्योंकि आपके प्रैक्टिस में कमी थी। वो प्रैक्टिस अगर जितनी ज़्यादा होगी उतने मिस्टेक्स कम होंगे। आप कितना भी कॉन्सेप्ट समझ लें, कितने भी शार्प हों, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं मैथ्स की तो मिस्टेक एग्जाम के प्रेशर में होना बहुत ही नॉर्मल सा ह्यूमन फेनोमेना है। ठीक है, तो उस प्रेशर से बचने के लिए प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करेंगे मैथ्स की पेन और पेपर का यूज़ करके, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये एक एडवाइस हो गई। स्टार्ट करते हैं कि इसके बाद कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है सिलेबस। भाई कोई भी चीज़ आपको पढ़नी है तो आपके सिलेबस में क्या है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वेदर यू आर इन स्कूल और यू आर किसी की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, XYZ कुछ भी आप कर रहे हैं, तो उसमें कम से कम सिलेबस तो पता होगा ना। सिलेबस कौन देता है हमें, CBSE देती है। ठीक है, CBSE ने हमें सिलेबस क्लास 10th का ऑलरेडी दे रखा है और उस सिलेबस में क्या है कि मैंशनड है कि व्हाट यू हैव टू स्टडी, है ना, क्या स्टडी करना है, मेंशन्ड है। वहाँ पे बहुत से रिडक्शंस भी हैं, बहुत से रिडक्शन भी हुए हैं इस बार, वो भी मेंशन्ड है। तो रिडक्शन में समझ में आना चाहिए कि कौन सा चैप्टर रिड्यूस्ड है, किस चैप्टर को आपको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज आपको सॉल्व नहीं करनी है, कौन से कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट या टॉपिक, बेसिकली कौन सा कॉन्सेप्ट या टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। तो ये सारे रिडक्शंस पता होने चाहिए। बाद में आपके पास टाइम है, आप ये चैप्टर भी पढ़ लीजिए जो रिड्यूस हुए हैं, एक्सरसाइज भी लगा लीजिए, कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, टॉपिक भी समझ लीजिए, वो बाद की बात है। लेकिन सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें अपनी पढ़ाई करनी है। तो सिलेबस का प्रिंट आउट ले लीजिए, अपने पास रखिए, अपने टैबलेट में रखिए, लैपटॉप में रखिए, जहाँ भी मन करे रखिए। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर यू मस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज देयर इन द सिलेबस। किसी भी चैप्टर में आपको क्या सिलेबस पढ़ना है वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। आपने एक बार ये चीज़ समझ ली कि हमें एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना है, तो उस चैप्टर में क्या है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कि क्या चीज़ पता होनी चाहिए कि एक चैप्टर का ओवरव्यू तो होना ही चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना, कि वो चैप्टर है किस चीज़ के बारे में। भाई वो नंबर सिस्टम के बारे में है या अलजेब्रा के बारे में है या ट्रिग्नोमेट्री के बारे में है, किस चीज़ के बारे में है वो चैप्टर। वो चीज़ का एक ओवरव्यू होना चाहिए। व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न, व्हाट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट चैप्टर, वो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। एक बार आप वो चीज़ क्लियर हो गई तो अब आती है बात किसी भी चैप्टर में बेस्ड बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट की। तो नए जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो कहाँ से बेस्ड होंगे। अचानक से कुछ ऐसा नहीं आपको बताया जा रहा होगा, कुछ ऐसी चीज़ों को छोड़ के जो आपने पहले उसके बारे में ना सुना हो। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, वो आपने पहले नहीं सुनी होगी, या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपने पहले नहीं सुने होंगे। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप पहले भी जानते रहते हैं, जैसे LCM और HCF निकालने का तरीका आपको पहले से भी पता है ना। तो जब हम बेसिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ न्यू कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, न्यू कॉन्सेप्ट, नए कॉन्सेप्ट आ गए, और कुछ आपकी अर्ली नॉलेज है। ये अर्ली नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी चीज़ की जो अर्ली नॉलेज है, जो प्रायर नॉलेज है, कि भाई आपको पता है कि एडिशन कैसे करते हैं, पता है कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना, वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पहले से कुछ चीज़ें पता है, आपने पहले की क्लासेस में पढ़ी हैं, तो वो आपको अब आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगी। और इन बेसिक्स की वजह से, ये जो अर्ली नॉलेज आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करेगा, उसकी वजह से ये न्यू कॉन्सेप्ट को
बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी, और ये अगर आपको पहले से नहीं पता है तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो पहले से जो चीज़ें आप जानते हैं उन पे खास ध्यान रखिए, उसको रिवाइज करिए। अगर कोई चीज़ आप पहले से नहीं जान रहे हैं तो उस चीज़ के बारे में पहले समझ लीजिए, फिर कॉन्सेप्ट पे आइए आप। अब कोई भी आपने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा तो वो कॉन्सेप्ट किस चीज़ के बारे में है ना? कोई भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा कि भाई आप एचसीएफ निकालना आपने एक नए तरीके से सीख लिया, एलसीएम निकालना सीख लिया एक नए तरीके से, आपने जीरो सीख लिया पॉलिनोमियल में, रूट सीख लिया पॉलिनोमियल में, है ना? ये सारी चीज़ें जो आपने सीखी हैं, न्यू कॉन्सेप्ट आपने सीखा है, उस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। उस कॉन्सेप्ट को आप एक बार जब अंडरस्टैंड कर लें, आपको लगे कि हाँ मैं ये कॉन्सेप्ट समझ चुका हूँ, फिर आपको क्या करना है, आपको फिर वही पेपर लेना है और पेन लेना है, अपनी बुक को करना है बंद, और बुक को बंद करने के बाद उस पूरे कॉन्सेप्ट को उस पेपर पे लिखिए। अपने आप एनालाइज करिए कि जो कॉन्सेप्ट मैंने सीखा है बुक से, क्या मैं उस चीज़ को हूबहू पेपर पे लिख पा रहा हूँ या नहीं लिख पा रहा हूँ। अगर मैं उस चीज़ को लिख लेता हूँ तो मेरे अंदर उस नए कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आ रही है धीरे धीरे। एक बार जब आप वो कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन आता है कि आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करेंगे, कहाँ पे अप्लाई करना है। तो सिंपल क्वेश्चन से हमेशा स्टार्ट करिए, कभी भी बहुत हैवी क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करिए। सिंपल क्वेश्चंस में उस नए कॉन्सेप्ट को लगाइए ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है उससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, है ना? क्वेश्चन सॉल्व होना ज़रूरी है। उसके बाद फर्दर आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के एक्सरसाइजेस सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीपल जगह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना? अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट जब आपने सीख लिया तो उसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एप्लीकेशन जब भी कर रहे हो तो सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करें। अब जो ये क्वेश्चंस हैं वो क्या हो सकते हैं, वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है वो क्या हो सकता है, डिफरेंट टाइप का हो सकता है। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन है, वो डिफरेंट टाइप का कैसे होगा। जैसे मैं बात करता हूं कि मान लीजिए मैंने कहा कि किन्हीं दो नंबर्स का आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, और मैंने वो नंबर्स दे दिए 5 और 10, ठीक है। तो इन दो नंबर्स का आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, डायरेक्ट नंबर्स गिवन है, मैंने इनको वर्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया। अब ये दूसरे क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया। आप इसी तरीके से कोई मान लीजिए एक पैराग्राफ लिख दिया अलग से, है ना, हॉट्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं। तो वैसे अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से फ्रेम किया जा सकता है। तो एक बार जब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि भाई आपके सिलेबस में क्या है, ठीक है, सिलेबस में क्या है, कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, उन चैप्टर्स में कौन से कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, उन कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए क्या आपको नॉलेज की ज़रूरत है, क्या चीज़ ज़रूरत है जो आपको पता होनी चाहिए कि उससे सॉल्व करने से पहले, मतलब चैप्टर के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने से पहले कौन सी नॉलेज पता होनी चाहिए। अगर वो नॉलेज नहीं है तो वो नॉलेज ले लीजिए। भाई आपको एलसीएम निकालना ही नहीं आ रहा है या मल्टीप्लिकेशन ही नहीं करने आ रहा है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे तभी तो एलसीएम निकालेंगे। अदरवाइज आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको यही नहीं पता कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो प्रायर नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग। एक बार वो चीज़ जब आपके कॉन्सेप्ट के साथ मैच कर जाए तो आप किस पे आ जाते हैं, एप्लीकेशन पार्ट पे। और एप्लीकेशन के बाद सिंपल सा है कि आप अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को ट्राई करिए, एक्सरसाइजेज में क्वेश्चंस ट्राई करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और बाकी सारी चीज़ों के साथ आप अपने मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग, उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि मैथ्स क्लास 10th में आपको कैसे पढ़नी है। मिलते हैं एक अलग वीडियो में जहां पे हम कोई एक अलग सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।